अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा बड़ा ज़बरदस्त है, सबक आमोज़ है, मज़ेदार है और छोटा सा भी है। इसलिए इस किस्से को पूरा सुनना और उस पर अमल भी करना, उससे सबक भी हासिल करना और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि खैर की बातें, अच्छी बातें शेयर करना भी सवाब हैं, दूसरों तक पहुंचाना भी सवाब है। और इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स में हमारी हिम्मत अफजाई के लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर, 2 जुमले 2 लाइन क्यों नहीं होता, आप ज़रूर लिखें। इससे होता ये है कि हमारे वीडियोस यूट्यूब आगे लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाता है, एंगेजमेंट जब बढ़ती है तो। और एंगेजमेंट आपके लाइक करने से, शेयर करने से और कमेंट करने से बढ़ती है। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। लेकिन आज का किस्सा शुरू करने से पहले खबर मैं आपको दे दूं कि कल शायद हमारा वीडियो नहीं आएगा। कल 17 अगस्त है, तो हम मुंबई जा रहे हैं। एक ज़रूरी काम से बहुत दिनों से टल रहा था, तो कल जाना तय हुआ है। तो आप लोग दुआ करें कि हमारा सफ़र खैरियत से कट जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब भी मैंने आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त की है, कोई ना कोई खुदा का बंदा या बंदी ऐसी है जो हमारे लिए हाथ उठाते हैं या उठाती है, और अल्लाह उसके हाथ उठाने की लाज रख लेते हैं और हमारा सफ़र खैरियत से और आफ़ियत से कट जाता है। और हम आफ़ियत से जाते भी हैं, मज़े से जाते हैं और मज़े से वापस भी आते हैं। तो आप दुआ ज़रूर करना। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। पुराने ज़माने की बात है, जब एक शहंशाह जो दुनिया को फ़तह करने के, दुनिया को जीतने के इरादे से निकला, तो उसका गुज़र अफ्रीका की एक छोटी सी बस्ती पर हुआ। वो बस्ती ऐसी थी कि दुनिया के सारे हंगामों से दूर बड़ी पुरसुकून थी। वहाँ के लोग भी पुरसुकून थे और वो बस्ती भी पुरसुकून थी। यहाँ के बाशिंदों को, यानी यहाँ के लोगों को जंग का नाम तक मालूम नहीं था। फातेह किसे कहते हैं, मफ्तूह किसे कहते हैं, जीतने वाला किसे कहते हैं, हारने वाला किसे कहते हैं, उन बेचारों को कुछ भी नहीं पता था। वो बस अपनी ज़िंदगी आराम से और सुकून से गुजार रहे थे। जब उन्होंने बादशाह को, यानी शहंशाह आज़म को देखा, तो मेहमान समझकर उनकी खूब यानी इस्तकबाल किया और बड़ा यानी उनके साथ में अच्छा सलूक किया। और फिर आखिर में उन्होंने शहंशाह आज़म को अपने सरदार की झोपड़ी में लेकर गए। तो सरदार ने भी बड़ी गर्म जोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया, फलों से, फूलों से मेहमान नवाजी की। और फिर दोनों बादशाह और सरदार दोनों आपस में बैठकर बातचीत करने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि 2 लोग, 2 किसान एक मुकदमा लेकर हाजिर हुए। अब वो सरदार की जो झोपड़ी थी वो अदालत का भी काम करती थी, कोर्ट का भी काम करती थी। अब वो मुकदमा क्या था? बड़ा अजीब मुकदमा था। मुकदमा ये था कि वो 2 किसान थे, उसमें से एक कहने लगा कि हमारे सरदार, मैंने इस आदमी से ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा था और मैं उस पर खेती करता था। हुआ ये कि कल मैं जब हल चला रहा था तो ज़मीन में से एक ख़जाना बरामद हुआ। मैं ख़जाना लेकर इस बंदे के पास पहुंचा कि देख भाई, मैंने तुझसे ज़मीन ख़रीदी है, उसके अंदर का ख़जाना नहीं, तो ये ख़जाना तेरा है, तू इसको ले ले। और चूँकि मैंने उस ज़मीन की कीमत तुझे अदा कर दी है, लेकिन ख़जाने की कीमत मैंने अदा नहीं की। लेकिन ये बंदा ये ख़जाना लेता ही नहीं है। सरदार ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में? तो वो दूसरा कहने लगा कि सरदार, मेरा ज़मीर ज़िंदा है, मैं इससे ये ख़जाना किस तरह से ले सकता हूँ? मैंने तो इसके हाथों अपनी ज़मीन इसको बेच दी थी, फ़रोख्त कर दी थी। अब इसमें से कुछ भी निकलता है, उसमें मेरा क्या हक़ है? ये इसकी किस्मत की बात है और यही इसका मालिक है। मेरा अब उस ज़मीन के ऊपर और उस ज़मीन के अंदर जो भी निकलता है उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ बात ये हो गई कि एक ख़जाना देने को तैयार है और दूसरा ख़जाना लेने को तैयार नहीं है। कितना अजीब मुकदमा है। सरदार ने दोनों की बात बड़ी गौर से सुनी और अब चूंकि दोनों भी तैयार नहीं थे, एक रखने को तैयार नहीं था, एक लेने को तैयार नहीं था, तो सरदार ने बड़े गौर करने के बाद उससे पूछा, पहले वाले से, क्या तुम्हारा कोई लड़का है?
تو उसने कहा कि है। फिर दूसरे से पूछा क्या तुम्हारी कोई लड़की है? उसने कहा कि जी हाँ, मेरी लड़की है, मेरी बेटी है। तो सरदार ने फैसला ये दिया कि तुम इसका लड़का और तुम्हारी लड़की दोनों की शादी करा दो और ये खजाना उनको दे दो। दोनों इस पर राजी हो गए और मुकदमा खत्म हो गया, फैसला हो गया, दोनों चले गए। लेकिन इस फैसले से वो जो शहंशाह बैठा हुआ था वो बड़ा हैरान हुआ, उसके पेशानी पर शिकन आ गए, बल आ गए और वो फिक्रमंद होकर कुछ सोचने लगा। तो सरदार ने शहंशाह के पेशानी पर बल देखे और उसकी कशमकश को देखा। तो शहंशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, आप क्या मेरे फैसले से मुतमईन नहीं है? क्या मैंने बराबर फैसला नहीं किया? तो शहंशाह कहने लगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारा ये जो फैसला है मुझे हैरान कर देने वाला है। मैं बहुत हैरान हूं, इसलिए कशमकश में हूं, बाकी कुछ नहीं, तुम्हारा फैसला सही है। तो सरदार ने बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, अगर ये मुकदमा आपके मुल्क में, आपकी सरजमीन पर, आपके सामने अगर पेश होता तो आप क्या फैसला देते, मुझे बताइए। तो बादशाह सलामत कहने लगे कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ पर अगर खजाना निकलता तो सबसे पहले तो खरीदने और बेचने वाले में एक लंबी खूनरेज लड़ाई हो जाती, क्योंकि जमीन बेचने वाला कहता कि मैंने तुमको सिर्फ जमीन बेची थी, खजाना थोड़ी, और खरीदने वाला कहता कि मैंने जमीन खरीदी थी तो ये मेरा हुआ। दोनों में खूब लड़ाई होती, हो सकता कि कई मर्डर, कई कत्ल हो जाते, कई रिश्ते नाते टूट जाते और एक लंबा और एक बड़ा हंगामा हो जाता उस खजाने को लेकर के ये मेरा है, ये मेरा है। और जब ये मुकदमा अगर सरकार के सामने पेश होता तो हम ये करते कि सबसे पहले उन दोनों को पकड़ के हिरासत में लेकर जेल में ठूस देते और वो खजाना सरकारी खजाने में जमा कर देते और सरकारी मिल्कियत करार दे देते। ऐसे ही होता है, आज भी ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है कि अगर हथियार आपके घर में निकलते हैं तो वो आपके हैं और खजाना निकलता है तो सरकार का है। यही हाल है आजकल के इंसाफ का। तो वो सरदार बड़ा ताज्जुब करने लगा, कहने लगा कि सरकार की मिल्कियत कैसे, किस तरह और किस हक के साथ? तो बादशाह कहने लगा कि ऐसे ही होता है, यही हमारे यहाँ का इंसाफ है। तो वो सरदार टेंशन में आ गया, बहुत देर नीचे सर झुकाकर बैठा और बड़े यानी जज्बाती अंदाज में पूछने लगा बादशाह सलामत से, उस शहंशाह से, क्या आपके यहाँ बारिश होती है? तो शहंशाह कहने लगा हाँ होती है। सूरज निकलता है? कहा कि हाँ निकलता है। चांद भी निकलता है? कहा कि हाँ निकलता है। और खेती सैराब होती है? कहा कि होती है। खाना पीना आपको बराबर मिलता है? तो बादशाह कहने लगा हाँ मिलता है, आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? फिर सरदार ने अपनी बात को जारी रखते हुए पूछा, क्या आपके यहाँ पर जानवर, चौपाए, परिंदे वगैरह सब है आपके मुल्क में? तो बादशाह कहने लगा है, हमारे वहाँ बहुत जानवर है, बहुत चौपाए हैं, बहुत चरिंदे परिंदे, सब कुछ है। तब उस सरदार ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा ओहो, अब मैं समझा। जैसे सरदार ने गर्दन हिलाई, जैसे बहुत कोई मुश्किल बात उसके समझ में आ गई और कहने लगा कि अब मैं समझ गया कि ऐसी नाइंसाफी और ऐसा जुल्म करने वाली सरजमीन पर बारिश कैसे आ सकती है, सूरज कैसे निकल सकता है, चांद कैसे निकल सकता है, खेतियां सैराब कैसे हो सकती है। लेकिन तुम्हारे आखिरी जवाब से मैं समझ गया कि ऐसी नाइंसाफी और ऐसे जुल्म की सरजमीन पर जो रिस्क तुमको मिल रहा है, जो सूरज बराबर वक्त पर निकल रहा है, चांद अपने वक्त पर निकल रहा है, बारिश अपने वक्त पर निकल रही है, ये सिर्फ जानवरों और चौपाएं और चरिंदे परिंदों के तुफैल में तुम इंसानों को ये सब कुछ अल्लाह की नेमतें मिल रही है।
वरना ऐसी नाइंसाफी और ऐसे जुल्म पर तो सूरज कब से फटकर जमीन पर गिर जाता, या ऐसी जमीनों पर जलजले आ जाते। इतनी नाइंसाफी होने के बावजूद अगर तुम जी रहे हो और अल्लाह की नेमतें खा पी रहे हो तो सिर्फ उन बेजुबान और मासूम जानवरों की वजह से, उन चौपायों की वजह से तुम खा पी रहे हो। सुभान अल्लाह, क्या जवाब था। याद रखे, जिस सरजमीन पर नाइंसाफियां होती है, मजलूमों को दबाया जाता है, उनका हक मारा जाता है, वो सरजमीन हमेशा अल्लाह के अजाब के जद में होती है। लेकिन अगर वहां पर खुशहाली है तो वो इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि जानवरों की, बेजुबान जानवरों की वजह से है। और याद रखे, इंसाफ सिर्फ बादशाह का काम नहीं है। हमको जब भी ऐसा कोई अच्छी बात सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है दूसरे के लिए है। नहीं, बादशाह का तख्त इंसाफ के लिए जरूरी नहीं है। घर का बड़ा भी, उसको भी इंसाफ करना होता है, चाहे अपनी औलाद के साथ है, चाहे अपने बहन भाइयों के साथ है, अपने पड़ोसियों के साथ है, चाहे उसका कारखाना है तो नौकरों के साथ इंसाफ, चाहे घर में हो तो घर के नौकर और नौकरानियों के साथ इंसाफ। इंसाफ का तकाजा हर जगह पर होता है। ऐसा नहीं कि ये बात सिर्फ बादशाह के लिए है या किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए है, ये सब के लिए है। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, मिनिस्टर के लिए भी है, और घर के बड़े के लिए भी है, हर इंसान के लिए है, हर फर्द के लिए है कि वो इंसाफ का तकाजा पूरा करे। वरना वो हमेशा अल्लाह के अजाब के लिए वो तैयार रहे अगर वो नाइंसाफी करता है और मजलूमों का हक दबाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसलिए आप जहां कहीं भी रहे, किसी पर जुल्म न करें और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें और दूसरों के माल पर अपने दीदों को लाल न करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।